a public room. First, you have some time to look at questions 1 to 6. Assalamu alaikum, everyone. This is Sir Siva Rahman, your IELTS instructor. And in today's class, we are focusing on IELTS listening part 1 and part 4. आपके पास जब IELTS लिसनिंग का पहला पार्ट आता है तो याद रखें उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लैंक्स नजर आएंगी। पार्ट 1 में आपको ब्लैंक्स नजर आएंगी, पार्ट 4 को आप देखेंगे उसमें भी आपको ब्लैंक्स ही नजर आएंगी। इन ब्लैंक्स की टेक्निक्स क्या होती है? 3 बातों को जहन में रखना हमेशा। पहली बात यहां लिखते हैं, आपको नजर आएगा। पहली बात मुझे बताइएगा, आपको नजर आ रहा है? मैं हमेशा कहता हूं भाई तवज्जो से सुनिए। ये पहली बात है, तवज्जो से सुनिए। जरूरी नहीं है कि हर जगह पर टिप्स और ट्रिक्स का आप इस्तेमाल करें। तवज्जो से सुनना बहुत जरूरी है लिसनिंग के अंदर। दूसरी चीज मैं कहता हूं, चलो जाओ अंदाजा लगा लो, गैस कर लो। गैसिंग पॉसिबल इन आइल्स लिसनिंग पार्ट 1, सिर्फ ऐसा पार्ट 1 में मुमकिन है। तीसरी बात मैं कहता हूं कि अच्छा चलो जाओ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर लो। आपको पार्ट 1, जो टिप्स एंड ट्रिक्स आप पार्ट 1 की मैं बताऊंगा वही टिप्स एंड ट्रिक्स आप पार्ट 4 के अंदर भी फॉलो करेंगे। लेसन अब मैं तुम्हें आपसे कहूंगा भाई तवज्जो से सुनिए। सर गैस आप कैसे गैस कर सकते हैं? अभी हम आपको बताएंगे। देखिए कुछ चीजों को हम गैस कर सकते हैं कि यहां पर हमें कोई नंबर लिखना है। हम गैस कर सकते हैं कि यहां पर कोई लोकेशन लिखनी है। हम गैस कर सकते हैं यहां कोई अमाउंट लिखना है। हम गैस कर सकते हैं यहां पर कोई टाइम आएगा। ये आपकी लिसनिंग का जो पार्ट 1 होता है उसमें ये 4 बातें तो लाजमी तौर पर पूछी जाती हैं। कोई नंबर, कोई लोकेशन, कोई अमाउंट, कोई टाइम, और ये भी बहुत कॉमनली रिपीट होता है, कोई नाम। हम गैस कर लेते हैं यहां पर हमें कोई नाम लिखना है। नहीं आ रही मेरी बात से आप अग्री नहीं है? आप पहला देख लीजिए, रूम एंड कॉस्ट, द डैश रूम। नेम पूछ रही है वो। अब गैस कैसे किया हमने कि यहां पर नेम पूछ रही है? भाई द डैश रूम, प्रॉपर नाउन लिखा हुआ है आर। अब जो भी रूम का नाम होगा वो भी आप कैपिटल से शुरू करेंगे। फिर वहां देखिए लिखा हुआ है, वहां पर मुझे पाउंड्स का निशान नजर आ रहा है। सैटरडे नंबर 2 में देखिए, मैंने गैस कर लिया यहां पर अमाउंट आएगा। मैं ये गैस नहीं कर सकता कि रूम का नाम क्या होगा, मैं ये गैस नहीं कर सकता अमाउंट क्या होगा, लेकिन मैंने ये गैस कर लिया कि यहां पर अमाउंट है, यहां पर रूम का नाम है। और उस गैस करने के बाद मैंने तवज्जो से ही सुनना है, सुने बगैर मैं नहीं लिख सकता। और कभी कभार गैस करते वक्त आपके पास 3-4 ऑप्शन भी आ जाते हैं। नंबर 3 में लिखा हुआ डैश पेमेंट इज रिक्वायर्ड। यहां पर अब जब मैं जिस लेवल का गैस कर रहा हूं ना, अगर मैं यहां गैस कर रहा हूं डैश पेमेंट इज रिक्वायर्ड, अब यहां पर देखें वो क्या कह सकती है, कौन कौन सी पेमेंट होती है। अब ये कहलाती है एनालॉजी। क्या कहलाती है? एनालॉजी। कुछ लोग उसको एनालॉगी भी बोल देते हैं। एनालॉजी जो होती है ना, वो आपकी कहलाते हैं वर्ड्स कॉम्बिनेशन। आप वर्ड्स के रिलेशंस को तलाश करते हैं। अब पेमेंट, कौन कौन सी पेमेंट्स आती है हमारी जिंदगी में? सोचो, कौन कौन सी पेमेंट्स आती है हमारी जिंदगी में? लिखो, चैट में लिखना शुरू करो। पेमेंट से पहले कौन कौन से वर्ड जोड़ सकते हो? पेमेंट से पहले नहीं, पेमेंट से पहले एडवांस पेमेंट, बिल पेमेंट, मरियम वेरी गुड, शामीन वेरी गुड, ऑनलाइन पेमेंट, कैश पेमेंट, एजुकेशनल पेमेंट, एडवांस पेमेंट, बिल पेमेंट। यहां पर पढ़ो तुम्हें क्या
अब तुम क्लोज कौन सा हो रहा है? कॉस्ट ऑफ मेन हॉल फॉर सैटरडे इवनिंग डैश, और वो कहता है डैश पेमेंट इज रिक्वायर्ड, बिल पेमेंट इज रिक्वायर्ड, एडवांस पेमेंट इज रिक्वायर्ड, कार्ड पेमेंट इज रिक्वायर्ड। अब हम सुनेंगे और फिर हम अपना जवाब लिखेंगे। अच्छा, कॉस्ट इंक्लूड्स टेबल्स, चेयर्स एंड ऑल्सो। आप कहीं पर कोई इवेंट कर रहे हैं तो वहां पर टेबल्स की, चेयर्स की और कौन सी चीज होगी भाई, ये तो तवज्जो से सुनना पड़ेगा। लिसन अप, 4 के लिए मैं कहूंगा लिसन अप। बिफोर द इवेंट, आप कोई इवेंट कर रहे हैं, विल नीड अ डैश लाइसेंस। अब इवेंट में कौन सा लाइसेंस की जरूरत है? वैसे तो हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है भाई, ड्राइविंग हमारे पास गन का लाइसेंस भी है। तो अब हमें कौन सा लाइसेंस की जरूरत है, ये हमने तो कभी सुना ही नहीं है, तो हमें ये सुनना पड़ेगा। मैं कहूंगा लिसन अप। नीड टू कॉन्टेक्ट केयर टेकर मिस्टर एवंस इन एडवांस टू अरेंज। अच्छा, अब याद रखो, अब मेरी बात सुनना, मैं तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स पर लेकर आ रहा हूं कि पार्ट 1 की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी होती हैं। अब यहां लिखा हुआ है विल नीड आ। अगर तुम्हें डैश से पहले वर्ड्स नजर आ रहे हैं जैसे विल, नीड, आ, तो याद रखना हमेशा उसके सिनोनिम सुनने को मिलेंगे। कभी वो नहीं बोलेगा विल नीड, हो सकता है वो विल रिक्वायर बोल दे, विल रिक्वायर। तो डैश से पहले जो वर्ड्स होंगे हमेशा उसके सिनोनिम्स एक्सपेक्ट करना, डिट्टो वो वर्ड्स नहीं बोलेगा। अब यहां लिखा हुआ है अरेंज, टू अरेंज। आप टू अरेंज को एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आपको ये सुनने को मिलेगा इन एडवांस टू अरेंज। नीड टू कॉन्टेक्ट केयर टेकर मिस्टर एवंस इन एडवांस टू अरेंज। अब आप इस बात को एक्सपेक्ट ना करें कि आपको क्या मिलेगा, टू अरेंज या उसका सिनोनिम मिलेगा। फिर कहते हैं द नंबर 7 पर आइए, द बैंड शुड यूज द डैश डोर। गैस करते हैं, बताओ दरवाजे कौन कौन से होते हैं जिंदगी में, कितने दरवाजे देखे तुम लोगों ने? रूम डोर, ये कौन सा होता है रूम डोर? टू डोर, फ्रंट डोर, बैक डोर, एग्जिट डोर, ये तो सुने मैंने। मेन डोर, वेरी गुड। फ्रंट डोर, बैक डोर, कितने ऑप्शन आ गए मेरे पास? जो देखो, मेन डोर, फ्रंट डोर, बैक डोर, हो गया ना। अब देखो, जब तुम अपनी लिसनिंग की प्रैक्टिस किया करो तो पेपर को ऐसे पढ़ लिया करो, कौन कौन सा। अच्छा, ये चीजें अपने पास नोट भी किया करो कि जवाब किस तरह से दिए जाते हैं। अच्छा, अब वो नंबर 8 पर आओ, नीड्स टू नो द डैश फॉर क्लीनिंग कबर्ड। अब ये तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। ये है, मैं आपको पहली बात बोलूंगा, लिसन अब तवज्जो से सुनिए। द डैश मस्ट बी वॉश्ड एंड रबिश प्लेस्ड इन ब्लैक बैग्स। आप कोई इवेंट कर रहे हैं, इवेंट के बाद क्या धो रहे हैं भाई आप? क्या धोएंगे? धोने के लिए क्या चीज होगी? कपड़े, डिशेस, और और क्या धुल सकता है? फ्लोर, और दो ही चीजें समझ आ रही हैं, या तो बर्तन धुल रहे होंगे या कपड़े धुल रहे होंगे या फ्लोर धुल रहा होगा। ऑल डैश मस्ट बी टेकन डाउन। ऑल डैश मस्ट बी टेकन डाउन का मतलब होता है मस्ट बी रिमूव्ड, मस्ट बी रिमूव्ड। अब ऑल डैश क्या सुनना पड़ेगा, लिसन आप तवज्जो से सुनिए। सही है। अब देखिए, कहीं पर आपने, मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको और भी लिखवा रहा हूं, उसको भी नोट कीजिएगा। अच्छा, आपने डैश को देखा, देखो ये ब्लैंक है तुम्हारी, इधर देखना बेटा। अगर इससे पहले कोई आर्टिकल आ रहा है, आ जाए या दा आ जाए, तो वो एक दूसरे से रिप्लेस हो सकते हैं, वो तुम्हारे कान में जा भी सकते हैं। हाँ, अगर इससे पहले एन लिखा हुआ है तो बस वो नहीं बदलेगा, वो अपनी जगह पर है। आ और दा रिप्लेस हो सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन एन कभी नहीं बदलता। अगर इससे पहले कोई प्रेपोजिशन लिखा हुआ है तो वो प्रेपोजिशन सुनाई दिया जाएगा। रिप्लेस हो सकता है, कोई रिप्लेस हो सकता है प्रेपोजिशन, लेकिन डैश से पहले प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन आएगा।
अगर डैश के बाद preposition है तो preposition आएगा। अगर टू लिखा हुआ है और उसके बाद डैश है तो इसका मतलब ये होता है कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। माफ कीजिएगा, टू प्लस डैश, तो इसका मतलब ये है कि आप फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, टू प्लस वर्ब। अच्छा सर, हमें कैसे पता चलेगा? आपने बताया नहीं कि ये लोकेशन आएगी। लोकेशन अगर इन, ऑन, एट, टू और फ्रॉम लिखा हुआ है तो याद रखना हमेशा कि तुम्हारे पास लोकेशन आई है। अगर इन लिखा हुआ है, ऑन लिखा हुआ है, एट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है तुम्हें टाइम लिखना है। और टाइम के लिए तुम्हें याद होना चाहिए इन प्लस ईयर, इन प्लस सीजन। टाइम तुम्हें ये याद रहना चाहिए। इन प्लस मंथ, इन जनवरी, इन फरवरी, इन विंटर, इन 1994। तो जैसे ही हम इनको देखते हैं हम फौरन पहचान जाते हैं कि यहाँ पर क्या आने वाला है। ऑन को देखिएगा, ऑन, ऑन प्लस इवेंट, ऑन प्लस इवेंट। इवेंट के बाद देखिए, माफ कीजिएगा, चलो इवेंट भी चलेगा। ऑन प्लस डे, ऑन प्लस मंडे, ट्यूसडे, इवेंट और मंडे, ट्यूसडे, इवेंट। एक और भी था मेरे जहन से निकल रहा है, एट, एट प्लस क्लॉक टाइम, एट प्लस क्लॉक टाइम। और इनका मैं आपको एक और लिखवा दूं, पार्ट ऑफ द डे। इन प्लस पार्ट ऑफ द डे, यानी कि मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, लेकिन नाइट के साथ ऐड लगेगा तो पार्ट ऑफ द डे। पार्ट ऑफ द डे का मतलब होता है इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर टाइम आ रहा है? तो टाइम जब आएगा तो इस तरह से ईयर लिखा होगा। अब आपको ईयर मेंशन करना है, सीजन बताना है, कभी कभार मंथ बताना होता है, कभी पार्ट ऑफ द डे बताना होता है, कभी इवेंट बताना होता है, कभी डे बताना होता है। मेरे दिमाग में आ गया, वो कहूँ, अल्लाह पाक मुझे माफ करे, डेट। कभी डेट आ रही होती है, आपको लिखनी होती है डेट। आपको क्लॉक टाइम लिखना होता है। कैसे पता चलेगा यहाँ क्लॉक टाइम लिखना है? इन ऑन एट की मदद से। ये टिप्स होती हैं कि हम ब्लैंक को देखकर पहचान लेते हैं यहाँ पर ये लिखना है, टाइम लिखना है, लोकेशन लिखनी है, अमाउंट लिखना है। अमाउंट की ट्रिक होती है पाउंड्स, डॉलर्स, यूरोस। नंबर वो खुद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर नंबर आने वाला है। मोबाइल नंबर लिखा होगा, कंप्लेन नंबर लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। सही है। फिर उसके बाद नेम। चलिए, हेडफोन्स लगा लीजिए, सुनते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए, हेडफोन्स स्टार्ट। You will see that there is a It's got seating for up to 100. There's the Charlton seating for first. Let me just see. Yes, we have both rooms available that evening. There's our main hall that's got seating for 200 people, or there's the Charlton room. Sorry? The Charlton room, CHARLTON. That's got seating for up to 100. Well, we're organising a dinner to raise money for a charity, and we're hoping for at least 150 people. So, I think we'll go for the main hall. How much would that cost? Let's see. You wanted it for the evening of September the 1st? Yes, that's a Saturday. So from 6 p.m. to midnight, that'd be £115. That's the weekend price.
It's £75 on weekdays. That's all right. And I have to tell you, there's also a deposit of £250, which is returnable, of course, as long as there's no damage. But we do insist that this is paid in cash. We don't take cards for that. You can pay the actual rent of the room however you like, though. Cash, credit card, cheque. Oh, well, I suppose that's okay. So, does the charge include use of tables and chairs and so on? Oh, yes. And what about parking? Yeah, that's all included. The only thing that isn't included is, you said you were organising a dinner. Yeah, Well, you'll have to pay extra for the kitchen if you want to use that. It's £25. It's got very good facilities, good quality cookers and fridges and so on. okay. Well, I suppose that's all right. We can cover the cost in our entry charges. Right, so I'll make a note of that. Mhm. Now, there are just one or two things you need to think about before the event. For example, you'll have to see about getting a license if you're planning to have any music during the meal. Oh, really? It's quite straightforward. I'll give you the details later on. And about a week or 10 days before your event, you'll need to contact the caretaker, that's Mr. Evans, to make the arrangements for entry. He'll sort that out with you. And do I give him the payment as well? No, you do that directly with me. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Now listen and answer questions 7 to 10. Right. Now, is there anything I need to know about what happens during the event? Well, as you'll be aware, of course, the building is no smoking throughout. Of course. Now, are you having a band? Yes. Well, they'll have a lot of equipment, so rather than using the front door, they should park their van round the back and use the stage door there. You can open that from inside, but don't forget to lock it at the end. Okay. And talking of bands, I'm sure I don't need to tell you this, but you must make sure that no one fiddles about with the black box by the fire door. That's a system that cuts in when the volume reaches a certain level. It's a legal requirement. Sure. Anyway, we want people to be able to talk to one another, so we don't want anything too loud. Oh, that reminds me, we'll be having speeches. Are there any microphones available? Yeah, just let the caretaker know. He'll get those for you. Right, now, when the event is over, we do ask that the premises are left in good condition. So there's a locked cupboard, and you'll be informed of the code you need to open that. It's got all the cleaning equipment, brushes and detergent and so on. Right. So, what do we need to do after everyone's gone? Sweep the floors, I suppose. Well, actually, they have to be washed, not just swept. Then you'll be provided with black plastic bags, so all the rubbish must be collected up and left outside the door. Of course. We'll make sure everything's left tidy. Oh, and I forgot to ask. I presume we can have decorations in the room? Yes, but you must take them down afterwards. Sure. And the chairs and tables should be stacked up neatly at the back of the room. I'll make sure I've got a few people to help me. That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. बताइए भाई, क्या स्कोर आया 10 out of 10 और
1 2 3 4 जो भी आपका स्कोर है वो लाजमी मेंशन करें। 8 9 9 टाइम आपका स्कोर वेरी गुड। अफशा, रिया, 7 वाले ने ना अब 8 और 9 पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। फाइका 9 पर आ जाना चाहिए अब। उस्मान वेरी गुड, मरियम गुड। आयशा आपका स्कोर क्या है? 7, ओके। लारिब 7, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रीता। यू मस्ट हैव अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपको मैं इसका लिंक भी फॉरवर्ड करूंगा, आप इसको घर पे भी ट्राई करें, ठीक है ना। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन आपको सपोर्ट नहीं करता, आवाज कट जाती है, तो आप जो है वो इसको घर पे ट्राई करें और फिर देखें आपका क्या स्कोर आता है। अच्छा, अभी जो मैंने बताया इसमें तो बहुत सारी एक्सप्लेनेशन आपको मिल गई थी। अब आप देखें आपके पास मैं एक और आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा जो बातें मैंने अभी आपको बताई है। देखें आप नंबर 1 देखिए, करंटली स्टेइंग इन आ, मैं कर दूंगा करंटली स्टेइंग इन आ। बताइए यहां पर क्या लिखा जाएगा, गैस करें। लोकेशन, लोकेशन बताएगा। करंटली स्टेइंग इन आ, कहां पर आजकल ठहर रहा है, लोकेशन आएगी। अब उसमें वो बताएगा या तो घर पर होगा या कहीं और होगा। नंबर 2 में देखें आपको इस सड़क का नाम, स्ट्रीट नेम, पोस्ट कोड में कोई नंबर आ रहा है। ऑक्यूपेशन बताना है आपको, पार्ट स्टूडेंट एंड पार्ट टाइम जॉब एज अ फ्रीलांसर, ग्राफिक डिजाइनर, ऐसी कोई डेजिग्नेशन होगा। स्टडिंग डैश मेजर सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट बताना होगा। हॉबीज डज अ लॉट ऑफ, कोई हॉबी बतानी है। एंड इज इंटरेस्टेड इन द अपनी जगह पर रहेगा। यू वांट टू वर्क विद यू यंग पीपल हु आर, ये सुनना पड़ेगा। बताओ 9 में क्या आएगा, बताओ 9 में क्या आएगा। 9 में टाइम आएगा और नंबर 10 में फिर देखो नंबर आ गया। अब आने चाहिए 10 आउट ऑफ 10, ठीक है। चलो फोकस करो। Well, let me take down some of your details. First of all, how old are you? You know the council is for young people aged from 13 to 18. I've just turned 18. And where do you live, Roger? Well, that's a bit complicated. At the moment, I'm looking for a flat to rent here, so I'm in a hostel from Monday to Friday. I go back to my parents' place at the weekend. Okay, so where's the best place to send you some information about the council? Oh, to my parents' address, please. That's 17 Buckley Street, Buckleigh Street, Stamford, Lincolnshire, though you don't really need the county. Oh, I know Stamford. It's a lovely town. And what's the postcode? PE9 7QT. Right, thank you. So are you working here or are you a student? I started studying at the university a couple of weeks ago, and I've got a part-time job for a few hours a week. What do you do? Well, I've done several different things. I've just finished a short-term contract as a courier, and now I'm working as a waiter in one of the big hotels. Uh-huh. That can't leave you much time for studying. Oh, it's not too bad. I managed to fit it all in. What are you studying? My ambition is to go into Parliament eventually, so my major subject is politics. That's partly why I think the Youth Council is important and want to be a part of it. And I suppose you're also taking a minor subject, aren't you? I know a lot of people study economics too. I chose history. To be honest, I'm not finding it as interesting as I expected. Before you hear the rest of the phone call, you have some time to look at questions 6 to 10.
Now listen and answer questions 6 to 10. Okay, so with your studying and your part-time job, do you have time for any other interests or hobbies? Well, I spend quite a lot of time cycling, both around town to get to university and to work, and also long distance, from here to London, for instance. That's pretty impressive. Anything else? For relaxation, I'm also keen on the cinema. I used to go at least once a week, but I can't manage to go so often now. Right. Are you sure you'll have enough time for the youth council? Yes, I've worked out that I can afford to reduce my hours at work, and that will make the time. So is there any particular aspect of the youth council's work that appeals to you, Roger? Well, my sister is blind, so I'm particularly interested in working with disabled young people to try and improve the quality of their lives. That's great. Well, the best way to get involved is to be nominated by some people who you know. Right. Can you tell me how to set about organising that? You should talk to Jeffrey, our elections officer. I can arrange a meeting in the council office with him if you like. Yes, please. He'll be here next Monday, if that suits you. That's the 14th, isn't it? Yes. I can manage late afternoon. Would you like to suggest a time? He generally leaves around 5:30. Well, would 4:30 be okay? My last class finishes at 4, so I'd have plenty of time to get to your office. Right, that's fine. Oh, and could I have a phone number we can contact you on? Yes, my mobile number's 07788 136 711. Thank you. Well, we'll look forward to seeing you next week. Thanks very much. Goodbye. Bye. That is the end of section 1. चेक करें हॉस्टल बुकली BUCKLEIGH PE9 7QT waiter politics cycling cinema disabled 4:30 p.m. 4:30 07788 136 711 9 9 10 10 9 9 वाह भाई वाह सारी जीता हो गए 9 7 वेरी गुड रीता यू द बुल्स आए वेरी गुड बुकली हाँ उसकी स्पेलिंग आपको तवज्जो से सुनना लाजमी थी वो नहीं सुनी आपने तो गए आप चलिए अब आ जाते हैं पार्ट 4 जिस तरह से पार्ट 1 आपने किया है बिल्कुल इसी स्टाइल से पार्ट 4 को सुनिएगा आपको कोई परेशानी नहीं आएगी ठीक है लेकिन उसके अंदर एक काम करना है पहले आप सुने आप गलती करें फिर मैं सिखाऊंगा मैं चाहता हूं कि आप पहले गलती करें आइए गलती करते हैं To the student presentation. Section 4. You will hear part of a student presentation about the variety of different species that live in the world's oceans. First, you have some time to look at questions 31 to 40.
अच्छा भाई, अब देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल उसी तरह से ब्लैंक्स नजर आ रही है। अच्छा याद रखो, आइल्स लिसनिंग पार्ट 4 इज एन एजुकेशनल लेक्चर। तो इसमें से एक बात तो हटा दो, गैस, गैस वाली बात हटा दो, और तवज्जो से सुनने वाली बात को 2 दफा कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो कि आपको तवज्जो से सुनना है। अब यहां पर आपको एक बात को जहन में रखना है, जब वो आपसे ये कहती है कि भाई यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चन नंबर 31 to 40, तो फिर अब आप क्या करेंगे? 31 से 40 तक पढ़ेंगे? कभी ये बेवकूफी मत कीजिएगा। ये जो हेडिंग्स होती है ना, ये आपके पास टाइम होता है कि आप आगे पढ़ लें। ये हेडिंग्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट करते हैं आगे। ये हेडिंग्स कैसे शिफ्ट करते हैं, ये आज के सेशन में सर आपको सिखा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, आप सिर्फ 31 को पढ़ लें, आप सिर्फ 31 को पढ़ लें। पढ़ लिया? इंपॉर्टेंट फॉर लोकेटिंग टारगेट्स फॉर। अच्छा, प्रेपोजिशन वाली टेक्निक अपने साथ रखें। इन, एट द, इन द, ये टेक्निक बड़ी काम आएंगी, देखिएगा अभी आप। वर नॉट ऑलवेज रिच इन, देखिए। चलें, सुनते हैं, साथ साथ चलूंगा मैं आप लोगों के, ठीक है? Of species, that's the diversity of species that live in the world's oceans. About 20 years ago, biologists developed the idea of what they called biodiversity hotspots. These are the areas which have the greatest mixture of species. So, one example is Madagascar. These hotspots are significant because they allow us to locate key areas for focusing efforts at conservation. Biologists can identify आपने देखा, उसने लोकेटिंग का वर्ड आपको चिपका दिया और फॉर का वर्ड भी उसने बोला। अब इस सेंटेंस को दोबारा सुनना। significant because they allow us to locate key areas for focusing efforts at conservation. अब जवाब में क्या लिखोगे? लोकेटिंग टारगेट्स फॉर, लोकेट टारगेट्स फॉर। वेरी गुड मारिया, दोबारा सुनो। These hotspots are significant because they allow us to locate key areas for focusing efforts at conservation. Biologists can identify फॉर, वेरी गुड हामिद, शामीन, वेरी गुड। अब कुछ बच्चों ने बस फॉर के बाद जो सुना वो लिख दिया, समझा नहीं, अकल को इस्तेमाल नहीं किया कि भाई लोकेटिंग टारगेट्स फॉर व्हाट? फॉर फोकसिंग। लोकेटिंग टारगेट्स फॉर फोकसिंग, फोकसिंग व्हाट? hotspots on land for key areas for focusing efforts at conservation. कुछ लोगों ने एरियाज लिख दिया। इंपॉर्टेंट फॉर लोकेटिंग टारगेट्स फॉर कंजर्वेशन। Biologists can allow us to locate key areas for focusing efforts at conservation. अब ये वो टाइम है, आप जाइए 32 पढ़िए, 33 पढ़िए और 34 पढ़िए। अच्छा याद रखना, पार्ट 4 को सॉल्व करने की ये टेक्निक है कि आप उसकी ऑडियो को इग्नोर करें, वो जो भी बोल रहा है बोलने दें। आप कब अलर्ट होंगे? जब वो उसकी आपके कानों में शार्क का वर्ड जाएगा। कौन सा वर्ड? शार्क। जब शार्क आए तो आप लोग अलर्ट हो जाएं। पढ़िए। वर नॉट ऑलवेज रिच इन, हैड हाई टेम्परेचर एट द, हैड सफिशिएंट डैश इन द वाटर। अब पढ़ो, इसको सुनो नहीं, इसको इग्नोर करो। देखो नहीं, यहाँ पर टाइम कितना हुआ, इधर देखो टाइम, 2 मिनट 25 सेकेंड। अब देखो तुम्हें कितनी देर इसको इग्नोर करना है। कब आता है शार्क्स का वर्ड?
Biologists can identify hotspots on land fairly easily, but until recently, very little was known about species distribution and diversity in the oceans, and no one even knew if hotspots existed there. Then a Canadian biologist called Boris Worm did some research in 2005 on data on ocean species that he got from the fishing industry. Worm located 5 hotspots for large ocean predators like sharks. देखो आया 2:58, कितनी देर बाद? 30 सेकंड बाद। तुम्हारे पास 30 सेकंड थे, देख के जाकर तुम 3 ब्लैंक्स को पढ़ लेते। बहुत होते हैं 30 सेकंड 3 ब्लैंक्स को पढ़ने के लिए। आई बात समझ कैसे हम आगे चलते हैं। अब हमने इसको अभी तक इग्नोर किया था, अब हम इसको अब इसको तवज्जो दें। And looked at what they had in common. The main thing he'd expected to find was that they had very high concentrations of food, but to his surprise, that was only true for 4 of the hotspots. The remaining hotspot was quite badly off in that regard. But what he did find was that were not always rich in were not always rich in high conservation of, हमने इस बात की तवक्का की थी, hotspot was quite badly off in that regard. Very high concentrations of food. But to his surprise, that was only true for 4 of the hotspots. The remaining hotspot was quite badly off in that regard. In what regard? Food. Were not always rich in food. आगे चलिए। But what he did find was that in all cases, the water at the surface of the ocean had relatively high temperatures, even when it was cool at greater depths. Had high temperature where? At the dash. At the, हम तो हैं ही समंदर के अंदर, ओशन में ही है बेटा, लेकिन ओशन में कहाँ? ओशन में कहाँ? The water at the surface of the ocean had relatively high temperatures. बताइए कहाँ? टेम्परेचर कहाँ का? दोबारा सुने। The water at the surface of the ocean had relatively high temperatures. बताइए, आप बताइए। वेरी गुड इरसा, रिया सोच लें, इरफान वेरी गुड, रिया गुड, अदीला गुड, रीता गुड। सरफेस दोबारा सुने मासूमा। Hotspot was quite badly off in that regard. But what he did find was that in all cases, the water at the surface of the ocean had relatively high temperatures. अच्छा, अब देखो मैं तुम्हें एक बात समझा रहा हूं। अब ये यहां से नहीं निकला, इसने बात का आगाज यहां से नहीं किया, अब इसने बात का आगाज किया यहां से। आप सुनने बैठे हुए थे कि ये बोलेगा, क्या बोलेगा? हाई टेम्परेचर, लेकिन और हाई टेम्परेचर के बाद जवाब आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पहले उसने जवाब चिपकाया, उसके बाद हाई टेम्परेचर आया। देखो दोबारा सुनो, सरफेस का वर्ड कब आ रहा है? True for 4 of the hotspots. सुनना गौर। The remaining hotspot was quite badly off in that regard. But what he did find was that in all cases, the water at the surface of the ocean had relatively high temperatures. अब देखिए, इसने जो हाई टेम्परेचर बोला, अब इसके बाद जवाब नहीं है, जवाब इससे पहले उसने बोल दिया। पार्ट 4 की सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक कि जो आपका ब्लैंक होता है वो पहले बोल दिया जाता है, और उसके बाद जो आपके लेफ्ट साइड पे डाटा लिखा होता है वो आपको सुनने को मिलता है, और आप फिर कहते हैं अब हेड हाई टेम्परेचर के बाद ये क्या बोलेगा, वो पहले ही बोल चुका है। तो अपने कानों को अलर्ट रखना कि ये पहले भी बोल सकता है, ये राइट साइड से डाटा पहले उठाता है। आगे चलो, 34. Even when it was cool at greater depths. So this seemed to be a factor in supporting a diverse range of these large predators. However, this wasn't enough on its own, because he also found that the water needed to have enough oxygen in it. So these 2 factors seemed necessary to support the... अब इसने sufficient की जगह पर enough का वर्ड इस्तेमाल किया है। sufficient काफी, had sufficient, had enough। तो देखो, diverse range of these large predators. However, this wasn't enough on its own, because he also found that the water needed to have enough oxygen in it.
So these two factors seemed necessary to support the high अब आपने देखा इसने यहां पर भी 34 में पहले वाटर बोला है, इसने वाटर हैड इनफ, इन द वाटर नहीं बोला उसने, वाटर हैड इनफ। तो सर की ये वाली टेक्निक लाजमी अप्लाई करना कि जब तुम पार्ट 4 को सुनो तो अपनी नजरें राइट साइड पे रखो, राइट साइड से वो वर्ड्स उठाता है, और फिर आप सुनने बैठे थे हैड सफिशिएंट बोलेगा, हैड इनफ बोलेगा, वो पहले वाटर बोल के निकल गया, वाटर हैड इनफ। समझ रहे बात? चले, लुक फॉर हॉट स्पॉट्स फॉर मरीन 35। metabolic rate of these large fish. A couple of years later, in 2007, a researcher called Lisa Balance, who was working in California, also started looking for ocean hotspots, but not for fish. What she was interested in was marine mammals, things like seals. बहुत ही आसान कर दिया, मरीन कौन से? मरीन मैमल्स, आसान, हलवा हो गया, तो बिल्कुल चिपका दिया। आगे चलें। Census of marine life found new ocean species living under the dash. And she found 3 places in the oceans which were hotspots, and what these had in common was that these hotspots were all located at boundaries between ocean currents. And this seems to be the sort of place that has lots of the plankton that some of these species feed on. So now people who want to protect the species that are endangered need to get as much information as possible. For example, there's an international project called the Census of Marine Life. They've been surveying oceans all over the world, including the Arctic. One thing they found there, which stunned other researchers, was that there were large numbers of species which live below the ice. Under the, below the, सिर्फ preposition बदला है उसने, under the, below the। मुझे पार्ट 4 ज्यादा आसान लगता है एज कंपेयर टू पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 4 में ज्यादा घुमाता नहीं है, सीधा सीधा बोलता है। अंडर द आइस, अंडर द आइस, बिलो द आइस, फिनिश। बाउंड्रीज कहां से आ गया बेटा? अंडर द आइस, बिलो द आइस। ठीक है, आगे चलिए। एक चैलेंज, वो कौन लोग हैं जो मेरे साथ 9 घंटे का चैलेंज एक्सेप्ट करने जा रहे हैं? चैलेंज है पार्ट 1 और पार्ट 4, 4.5 घंटे और 4.5 घंटे, 9 घंटे बनते हैं। मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड करूंगा, चैलेंज आप लोग एक्सेप्ट करेंगे। आपके पास मंडे है, आज का दिन है, छोड़ दीजिए। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कल का चैलेंज है 4.5 घंटे, पार्ट 1 की बुक 11 से बुक 19 तक सुन लो। हु विल एक्सेप्ट दिस चैलेंज? रेज योर हैंड। उसके बाद आप देखिएगा कि आपका स्कोर कहां पर स्टैंड कर रहा होगा पार्ट 1 का। पार्ट 4 का चैलेंज ट्यूसडे के दिन। देखो ये चैलेंज लेने पड़ेंगे तो तैयारी समअप होती है, फिर तैयारी में मजा आता है। सर आप दें पार्ट 1 का चैलेंज 4.5 घंटे मैं सुनूंगी। अच्छा वो 4.5 घंटे जरूरी नहीं आप एक साथ बैठ के सुने, सुबह 1 घंटा, दोपहर 1 घंटा, रात 1 घंटा, सोने से पहले 1 घंटा, हो गए 4 घंटे, 4.5 घंटे। 14 लोगों ने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। कल पार्ट 1 का जब क्लास में आए ना तो चैलेंज पूरा कर आइएगा। अपना व्हाट्सएप चेक करें, मैं बुक 11 से लेकर बुक 19 तक के लिंक्स फॉरवर्ड कर रहा हूं। आज रात से पार्ट 1 की प्रैक्टिस शुरू कर दें, और जब कल क्लास में आए तो मुझे पार्ट 1 के बारे में अपनी अपडेट दीजिएगा कि अब जब बुक 19 पर आप पहुंचे तो बताइए आपका स्कोर क्या था। अब आपको पार्ट 1 समझ आ गया, फिर पार्ट 4 का चैलेंज ले लेना। पार्ट 1 और पार्ट 4 में 20 आउट ऑफ 20 पेपर में आने चाहिए, और आ सकते हैं और आते हैं हमारे स्टूडेंट्स के। सो आई एम गिविंग यू एन ओपन चैलेंज। इस हफ्ते हमने अभी आज लिसनिंग का चैलेंज दिया है, रीडिंग का हम ऑलरेडी चैलेंज आपको दे चुके हैं। आपके व्हाट्सएप के ऊपर हमने आपको एक 12 डेज का रीडिंग प्लान शेयर किया, आप बस उस चैलेंज को फॉलो कर लें, उस प्लान को आप फॉलो कर लें। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, व्हाट्सएप चेक कीजिएगा, चैलेंज आपके पास आ रहा है, असाइनमेंट्स भी आ रहे हैं।